मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम ठोस आकार और उनके चित्रण के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम दोहराई करते हैं। ठोस आकारों को जब हम द्विमीय आकृतियों के रूप में दर्शाते हैं तो उनको कैसा दर्शाया जाता है। हमने ये भी देखा कि किसी भी ठोस आकार को सामने से देखते हैं तो उसकी आकृति कैसे बनती है, ऊपर से देखते हैं तो उसकी आकृति किस तरह से बनती है। अभी तक हम सीख चुके हैं ये जो ठोस है ये एक बेलन के आकार का है। इस तरह के ठोस को हम बेलनाकार कहते हैं। जो 500 पृष्ठ इसका जो है वो वक्र होता है और ये दोनों जो सिरे अंत सिरे होंगे वो वृत्ताकार होंगे। अब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें ये वृत्त दिखेगा और यदि हम इसको 500 से देखते हैं और हमें इसकी आकृति बनानी हो तो हमें एक आयत प्राप्त होगी। इस तरह से इसके हमारे पास 3 तल बनेंगे, एक नीचे का, एक ऊपर का और एक ये 500 पृष्ठ बराबर का। ठीक इसी तरह से हम यदि इस तरह के किसी वस्तु को देखते हैं तो इसको हम घन कहेंगे। इस घन में हमारे पास 6 फलक हैं। फलक किसको कहेंगे? एक तरह के जो समतल आकृति हमें मिलती है उसको हम फलक कहेंगे। तो इसके हमारे पास एक फलक ये हो गया, 2, एक 3, 4, 5 और 6। इसको यदि आप सामने से देखते हैं तो आपको एक वर्ग दिखाई देगा। इसको यदि हम ऊपर से भी देखें तो भी एक वर्ग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी फलक वर्गाकार हैं। ठीक इसी तरह से हम यह ठोस घनाभ के आकार का है। इस तरह के ठोसों को हम घनाभाकार आकृति वाले ठोस कहेंगे। हमें यहाँ सामने से देखने पर एक आयत प्राप्त होगा। यदि हम इसको ऊपर से देखें तब भी हम आयत प्राप्त करते हैं। हमने अलमारी का चित्रण हमने प्रश्नावली पहली में किया है 10.1 में। वहाँ पर अलमारी का चित्रण ये इस तरह से खड़ा है तो भी ये हमें एक आयत दिखाई देती है। यहाँ ये एक गोले के आकार की है बॉल। तो इनको इस तरह की जितनी भी हमारे पास ठोस वस्तुएं होंगी उनको हम गोलाकार कहेंगे। ये एक दूसरा उदाहरण आपके पास बेलन के आकार का है। और अब हमने ये देखना है कि ये जो इस तरह की आकृतियां हैं, चाहे वो घन के आकार की हों, घनाभ के आकार की हों या प्रिज्म के आकार की हों या फिर पिरामिड के आकार की हों। अब प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, घन क्या है और घनाभ क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। घनाभ एक ऐसा ठोस है जिसका प्रत्येक फलक एक आयत के आकार का है और कुल 6 फलक हैं। घन एक ऐसा घनाभ है जिसका प्रत्येक फलक समान आकार का है और वर्गाकार है। इसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं। प्रिज्म में क्या होगा? प्रिज्म में जो आधार है और उसका टॉप जो है वो दोनों समरूप आकृतियां होंगी। वो त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, वो
आपका वर्ग भी हो सकता है, वो पंचभुज भी हो सकती है, षटभुज भी हो सकती है, लेकिन होगी समबाहुभुज। ये भुजाएं उसकी बराबर होंगी और जो पार्श्व पृष्ठ होगा वो सारे के सारे आयताकार होंगे। पार्श्व ये वाले जो पृष्ठ होंगे वो सारे आयताकार बनेंगे और वो आयत भी आपके समान माप के होंगे। उनकी एक जैसी, ये जो लंबाई है वो एक जैसी लंबाई होगी और ये एक जैसी इनकी चौड़ाई होगी। ठीक इसी तरह से हम प्रिज्म के बाद पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में आधार जो होगा वो कोई भी समबाहुभुज का होगा। कोई भी समबाहुभुज में आप छोटे से छोटा बहुभुज जो है वो 3 भुजाओं वाला होता है, त्रिभुज। त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समपंचभुज, समषटभुज, समसप्तभुज, इस तरह से। लेकिन जो पार्श्व पृष्ठ होंगे, पार्श्व ये आपके त्रिभुजाकार होंगे, त्रिभुज के आकार के, जिनका जो शीर्ष बिंदु है वो एक जगह मिलेगा। हम इनके जाल भी बना चुके हैं पहले। ये देखिए इस तरह का ये जाल बना है। यहाँ आपका ये एक वर्गाकार आधार है। इस वर्गाकार आधार के ऊपर हमने इन त्रिभुजों को लगा दिया। ये सभी त्रिभुजें बराबर माप आकार की हैं, सर्वांग सम हैं, तो इनको ये त्रिभुजें ऊपर से एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर है? पिरामिड का आधार कोई भी समबाहुभुज होगा, लेकिन ऊपर जाकर इसका जो टॉप है वो नुकीला हो जाएगा, एक ही बिंदु के ऊपर सभी मिल जाएंगे। लेकिन प्रिज्म में जिस आकार का आधार होगा उसी आकार का इसका टॉप भी होगा। और क्या अंतर है? इसके पार्श्व, प्रिज्म पार्श्व पृष्ठ होंगे वो आयताकार होंगे और पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ त्रिभुज के आकार के होंगे। तो इन बहुफलकों में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। यदि हम इस बहुफलक की बात करें तो ये किनारे हैं जहाँ पर 2 फलक आकर मिलते हैं। ये दोनों फलक यहाँ पर आकर मिल गए तो ये किनारा बन गया। एक किनारा ये बन गया, एक किनारा ये बन गया और ठीक इसी तरह से एक किनारा ये बन गया। एक ये फलक और एक ये फलक यहाँ पर आकर जुड़ गए हैं तो ये भी इसका किनारा है। एक ये किनारा और एक ये किनारा। इसी तरह से 3 किनारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस प्रिज्म में कुल 9 किनारे हैं। इस प्रिज्म में फलक कितने हैं? फलक हमने देखा एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 और 3 फलक यहाँ इसमें बराबर में है। 3 और 2 5 फलकों वाला यह एक प्रिज्म है और इससे कम फलक का कोई भी प्रिज्म बन नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे छोटा बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज से कम भुजाओं वाला कोई बहुभुज हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका आधार बनना संभव नहीं है। तो सबसे कम फलकों वाला प्रिज्म आपका 5 फलकों वाला होगा। फिर फलक हमारे हो गए, किनारे हमारे हो गए। जहाँ पर 3 फलक मिलते, यानी कि ये किनारे जहाँ आपस में मिलते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम कहेंगे शीर्ष। तो इसके हमारे पास 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6 शीर्ष हैं। इस प्रिज्म की यदि हम बात करें, इस प्रिज्म में हमारे पास 5 फलक हैं, 9 किनारे हैं और 6 इसके शीर्ष हैं। ठीक, अब इसकी बात करें, ये बहुत ही पॉपुलर है, सब बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं।
ये एक घन है, इसके 6 फलक हैं और इसके 1 2 3 4 4 ये किनारे, 4 ये किनारे और 4 ही ये किनारे, तो कुल 12 किनारे हैं। शीर्ष देखते हैं हम, ये किनारे आपस में जहां मिलते हैं, ये किनारे आपस में जहां मिलते, एक शीर्ष यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3 4 और इसी तरह से 1 2 3 4 4 और 4 8 हमारे पास शीर्ष आ गए, 6 हमारे पास फलक हैं और 12 हमारे पास इसके किनारे हैं। ये किनारे, एक ये और ये सारे किनारे जहां पर फलक आपस में आकर मिलते हैं। आप यहां देखें, ये भी एक पिरामिड है। इस पिरामिड का आधार एक वर्ग है और इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने फलक हैं। एक फलक ये है और 4 इसकी त्रिभुजों के बराबर के फलक हैं, 500 जो बराबर के हम इनको बोलते हैं, 500 फलक हैं। 4 और 1 5 इसके फलक हैं। 1 2 3 4 4 किनारे ये और 1 2 3 4 4 किनारे ये, 8 इसके किनारे हैं। 5 फलक हैं, 8 किनारे हैं। शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 और ये इसका 5वां शीर्ष है। तो 5 हमारे पास इसके शीर्ष हो गए, 5 ही हमारे पास इसके फलक हैं और 8 हमारे पास इसके किनारे हैं। एक और देखते हैं, सबसे कम फलकों वाला पिरामिड। ये 4 फलकों वाला एक पिरामिड है। ये देखिए, इसमें एक जो है आपका आधार है वो त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का। बाकी जो त्रिभुजें होंगी वो समद्वि बाहु त्रिभुजें हो सकती हैं। बहुफलक, बहुफलक या बहुफलकी हम ऐसे ठोसों को कहेंगे जिनके 500 पृष्ठ या जिनके सभी पृष्ठ केवल बहुभुजों से मिलकर बने हैं। जैसे ये आप घन देखते हैं, यहाँ पर ये इसका जो इस पृष्ठ को आप देखें, ये बहुभुज से बना है, वर्ग है। ये भी सभी बहु। इसी तरह से हम यदि इस प्रिज्म को देखें, इस प्रिज्म का प्रत्येक सरफेस, प्रत्येक पृष्ठ आप देखेंगे एक बहुभुज के आकार का है। बहुभुज हम पहले 6ठी 7वीं कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ऐसी आकृति, बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, बहुभुज कहलाती है। इनका जो प्रत्येक पृष्ठ होगा वो किसी भी एक बहुभुज के आकार का होगा। तो प्रश्न आता है, क्या बेलन एक बहुफलकी है? तो इस कंडीशंस को हम देखें तो यह जो ठोस है, बेलना आकार या गोलाकार या शंक्वाकार, ये सारे के सारे बहुफलक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इनका टॉप और आधार, ऊपर और नीचे की दोनों आकृतियां वृत्त के आकार की हैं और वृत्त बहुभुज नहीं है। फिर आप इसका ये देखिए, 500 पृष्ठ, ये भी वक्र है, किसी बहुभुज से मिलकर यहाँ पर कोई बहुभुज बनती ही नहीं है। तो इस तरह से गोला, बेलन और शंकु ये बहुफलक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बहुफलक की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं आप देखिए। यहां पर ये घन है,
ये इसके नीचे ये देखिए आप, ये डिब्बा जो है ये एक घनाभ है, और ये फिर हम देखें ये क्या है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म है, और ठीक इसी तरह से पिरामिड है, और भी बहुत सारी ठोस ऐसे हो सकते हैं जो केवल बहुभुजों से मिलकर बने हैं। अब इन बहुभुजों में हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक फलक, दूसरा किनारा और तीसरा शीर्ष। फलक में ये जो एक तरफ का पृष्ठ है वो बहुभुज के आकार का है, इस पूरे बहुभुज के आकार के पृष्ठ को हम कहेंगे फलक। इस तरह के कितने फलकों से कोई ठोस बना है। जहाँ पर दो फलक आपस में मिलते हैं वो ये किनारा, इसको हम बोलेंगे किनारा। किनारा जो होगा वो एक रेखाखंड होगा, और जहाँ पर दो किनारे आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक किनारे आपस में मिलेंगे, वो होगा शीर्ष। शीर्ष होगा एक बिंदु, शीर्ष बिंदु होगा, किनारा एक रेखाखंड होगा, और फलक एक बहुभुज होगा। जिस तरह से हमने उत्तल और अवतल बहुभुजों के बारे में पढ़ा है अध्याय 3 में, ठीक उसी तरह से हम उत्तल और अवतल बहुफलक के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें किसी भी बहुफलक में एक किनारा यदि अंदर की ओर धंसा हुआ है तो वह अवतल बहुफलक होगा। और यहाँ पर देखिए आप, ये अंदर की तरफ नहीं धंसा हुआ, ये बाहर निकला हुआ है, यहाँ से भी ये बाहर निकला हुआ है। इसमें भी आप देखें तो ये बाहर स्पाट हैं, बिल्कुल सीधे हैं। यदि हम किन्हीं भी इसके दो जगह पर धागा या फूटा रखें और वो बीच में से ऊपर ना उठे, कहीं से भी, कहीं पर भी हम रखें, हम इसको तिरछा भी रखेंगे तो भी, इस तरह से रखेंगे तो भी, इस तरह से रखेंगे तो भी, किसी भी फलक पर रखें, और वो इसके सतह के बिल्कुल साथ में लग के आए, तो उसको कहेंगे हम उत्तल बहुफलक। अब प्रश्न आता है, जैसे बहुभुज था, बहुभुज सबसे छोटा कौन सा था? त्रिभुज। केवल 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। ठीक इसी तरह से एक बहुभुज में कम से कम कितने फलक हो सकते हैं? एक बहुभुज में कम से कम कितने फलक हो सकते हैं? एक बहुभुज जो होगा उसमें हमने कहा कि सभी पृष्ठ बहुभुज के आकार के होंगे, तो यदि हम सबसे छोटा बहुभुज ले लें तो वो त्रिभुज है, और ठीक इसी तरह के 3 त्रिभुजों को हम और मिला दें तो भी कम से कम 4 फलक का कोई बहुभुज हो सकता है। सबसे कम फलक यदि हम कहें किसी बहुभुज में तो वो हो सकते हैं 4 फलकों से कम कोई भी बहुभुज नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें ये 4 फलक का हमने, ये एक त्रिभुज है, इसका आधार त्रिभुज है, और इसके 500 पृष्ठ भी त्रिभुज के आकार के हैं। ये देखिए, इसके हम देखते हैं कि 1, 2, 3 और 1, ये 4 फलक का ये चतुष्फलक बहुभुज है। अब आता है, कोई बहुफलक समबहुफलक है या नहीं। हम अब तक पढ़ चुके हैं समबहुभुज के बारे में। समबहुभुज वह बहुभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण समान माप के हो। ठीक इसी तरह से समबहुफलक
किया, ऐसा ठोस है जिसका प्रत्येक पृष्ठ सर्वांग सम आकृति का बना हुआ, घन एक सम बहुफलकी है। इसके सभी के सभी फलक सर्वांग सम वर्गों से मिलकर बने हैं। तो ये जो घन है, ये जो रूबिक क्यूब है, ये गणित को पढ़ाने के लिए, बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। ये खेल भी है और इसमें ढेरों तरह का गणित भी छुपा हुआ है। प्रश्नावली 10.3 में पहला प्रश्न है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? पहला है उसमें 3 त्रिभुज। अभी हमने जो बातचीत की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 त्रिभुज का कोई भी बहुफलक नहीं बन सकता। फिर कहता है 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज के लिए हमने ये बहुफलक एक पिरामिड हमने बना के दिखा दिया था कि 4 त्रिभुजों का एक ठोस बन सकता है जो कि बहुफलकी है। फिर कहता है एक वर्ग और 4 त्रिभुज। तो हम देखते हैं ये वर्ग है और इसके वर्ग के ये चारों भुजाओं पे त्रिभुज लगे हुए हैं। इनको इस तरह से यदि हम मिला दें तो ये वर्गाकार आधार वाला पिरामिड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग और 4 त्रिभुजों से भी एक बहुफलकी ठोस बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या ऐसा बहुफलक बनाया जा सकता है कि जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कम से कम उसके फलकों की संख्या 4 होनी चाहिए। यदि 4 फलकों से कम है तो कोई भी ठोस बहुफलकी नहीं बनाया जा सकता। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न नंबर 3 में ये पूछा गया है कि कौन कौन से आकृति में दिए गए ठोस प्रिज्म है। अब प्रिज्म और पिरामिड ये दो ऐसे थोड़े से आप देखेंगे कि नए नाम हैं और नए नाम गणित के आधार पर हैं। अभी तक आपने गोले के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, ईंट है, माचिस है, आपकी फुटबॉल है, इसके बारे में जोकर की टोपी है, इस तरह से आप पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रिज्म और पिरामिड ये 2 नए शब्द हैं, हम इनको एक बार समझ लेते हैं। प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है? पहले प्रिज्म की बात करते हैं। ये प्रिज्म है, इसमें ये विज्ञान की कक्षा में आपने देखा होगा। इसका आधार और टॉप, आधार और टॉप ये सर्वांगसम बहुभुजों से मिलकर बना होता है। ऊपर का और नीचे का हिस्सा, 2 ये हिस्से, ये सर्वांगसम बहुभुज होने चाहिए। और पार्श्व के जो भाग हैं इसमें तो आयत हैं, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है। लंब है, लंब के आकार का। तो प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होगा? आधार और टॉप सर्वांगसम होंगे। बराबर का जो भाग है, पार्श्व का जो भाग है, वह समांतर चतुर्भुज के आकार का होगा। पिरामिड में क्या होगा? पिरामिड में आधार कोई भी समबहुभुज होगा। ध्यान रखें, कोई भी समबहुभुज, वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समपंचभुज भी हो सकती है। और पार्श्व के जो भाग हैं
बराबर के जो आकार हैं वो त्रिभुज के आकार के होंगे और वो त्रिभुज सारी ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो ये आपका पिरामिड है जिसमें 500 के भाग त्रिभुज के आकार के होते हैं और ये आपका प्रिज्म का नमूना है जिसमें 500 के भाग आपके समांतर चतुर्भुज के आकार के होंगे। अब हम यहाँ पर जो दिए गया है, पहला चित्र है कील का। कील का जो सरफेस है वो तो बहुफलक की श्रेणी में ही नहीं आता। दूसरी जो आकृति दी गई है वो दी गई है पेंसिल की। पेंसिल में आप देखते हैं कि इस तरह से बराबर के जो उसके फलक होते हैं वो इस तरह से आयताकार बने होते हैं। यदि आप उसको ध्यान से देखें, अभी तक आपने गौर कभी ना किया हो तो आज आप इस कक्षा के बाद देखेंगे, पेंसिल में इस तरह से वो पूरी गोलाई में नहीं होती, वो लंब बेलन नहीं होती, वो क्या होती है, ये उसमें बहुभुज बने होते हैं और उसका टॉप और आधार वो भी आप देखेंगे ध्यान से तो एक उसमें बहुभुज बनी होती है और ऊपर का और नीचे का आधार समबहुभुज का होता है। तो यह एक प्रिज्म की कंडीशन को पूरा करती है। अगला जो सी चित्र है ये एक वर्गाकार आधार वाला पिरामिड है और उससे अगला जो चित्र है वो एक बॉक्स है और बॉक्स यदि घन के आकार का है तो उसको हम प्रिज्म की श्रेणी में लेकर आएंगे। तो हमारा जो रूबिक क्यूब है, रूबिक क्यूब को भी हम एक प्रिज्म के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके सभी फलक सर्वांग सम है। अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न में कहता है कि प्रिज्म और बेलन दोनों किस प्रकार से एक जैसे हैं। प्रिज्म और बेलन ये दोनों किस तरह से एक प्रकार के हैं, समान किस तरह से है। ये इस प्रिज्म में 3 भुजाएं हैं, इसकी 4, 5, 6, 7, 8 अनंत भुजाएं यदि हम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, रेखाखंड की जगह बिंदु 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 करके ये एक वृत्त बन जाएगा इसका आधार, और आधार वृत्त बन जाएगा तो इसका पार्श्वपृष्ठ भी वक्र हो जाएगा। तो एक प्रिज्म के आधार की भुजाओं को अनंत तक यदि बढ़ाया जाए, उनकी गणना, उनकी गिनती अनंत तक बढ़ाई जाए तो वो एक बेलन का रूप ले लेता है। प्रिज्म में और बेलन में समानता क्या है, इनका आधार और टॉप दोनों ही क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक इसी तरह से एक पिरामिड और शंकु में क्या समानता है। किसी भी पिरामिड के आधार की भुजाओं की संख्या को यदि हम बढ़ाते जाएं तो वो अंततः एक शंकु का रूप धारण कर लेगा। ये दोनों में समानता है। साथियों, हम ये अलग अलग तरह के ठोस हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं। हम देखते हैं कि ये गोला जो है, इस गोले में कहीं पर कोई किनारा नहीं है और यह गोला किसी भी बहुभुज से मिलकर नहीं बना है। यदि हम दूसरी ओर देखें, एक ये ठोस है और एक ये ठोस है, इसकी प्रत्येक सतह किसी एक बहुभुज से बनकर बनी है, मिलकर बनी है। यहाँ पर ये वर्ग के आकार की है, यहाँ ये आयत के आकार की है, इस तरफ से ये त्रिभुज के आकार की है। यदि हम इस ठोस की बात करें
यहाँ पर ये वृत्त के आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। वृत्त को हम बहुभुज की कैटेगरी में नहीं रखते। आपको याद होगा, बहुभुज एक ऐसी आकृति है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। बहुभुज में केवल रेखाखंड होते हैं। वृत्त एक बहुभुज नहीं है। सबसे छोटा बहुभुज हमारे पास त्रिभुज था, उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज अलग अलग तरह के आए, और समबहुभुज ऐसी आकृति है, ऐसा बहुभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण समान माप के हों। तो यहाँ ऐसे ठोस जो केवल बहुभुजों से मिलकर बने हैं, जिसकी सतह, जिसको दिखाई देने वाली जो सतह है, प्रत्येक सतह बहुभुज के आकार की है, उन्हें हम बहुफलक ठोस कहेंगे। तो अब हम इस प्रश्नावली में जो पढ़ेंगे वो बहुफलक के ही गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे पास गोला और हमारे पास बेलन, ये दो ठोस बहुफलक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब प्रश्न बीच में आपके पास आएगा, ऐसा कौन सा ठोस है जिसका कोई भी शीर्ष नहीं है? गोला, गोले का कोई भी शीर्ष बिंदु नहीं होता है। तो आगे हम प्रश्नावली में जैसे जैसे जाएंगे, हम आगे बहुफलकों के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुफलकों के बारे में हम एक और चर्चा अभी तक कर चुके हैं कि ये हमारा फलक होता है, और ये जहाँ दो फलक मिलते हैं वो किनारा होता है, और जहाँ किनारे मिलते हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। एफ फलक, फेस, अंग्रेजी में इसको फेस कहेंगे और हिंदी में कहेंगे फलक। वी से वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्ष, और ई से एज यानी कि किनार। हम घनाभ की बात करते हैं। इस घनाभ के कुल कितने? 6 फलक हैं। यदि हम शीर्षों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 4 इस और 4 यहाँ, 8 हमारे पास शीर्ष आ गए। किनारों की हम बात करें, जहाँ दो फलक मिलते हैं, ये फलक और ये फलक, तो ये पूरा का पूरा किनारा हो गया। तो 1, 2, 3, 4 और 4 ही इसी तरह से यहाँ 8 और 4 यहाँ पर 12, तो कुल किनारे हुए 12। अब हम किसी दूसरे ठोस की बात करेंगे। इस त्रिभुजाकार प्रिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि फलक कितने हैं। 2 फलक ये हैं और 3 फलक यहाँ बराबर के हैं, तो 5 फलक हो गए। शीर्ष इसमें कितने हैं? ये यहाँ पर, जहाँ पर ये 2 किनारे आपस में मिलते हैं, 1, 2, ये चोंच, ये कोने बिल्कुल, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके शीर्ष हैं। और किनारे कितने हैं? जहाँ पर 2 फलक मिलते हैं, 1 और 2, ये 2 फलक, और यहाँ पर ये मिल गए, तो ये किनारा। तो इसमें 1, 2 और 3 किनारे ये हो गए, और 3 ये, 6, और ठीक इसी तरह से 3 ये किनारे, ये 9, तो कुल किनारे हुए 9। अब हम कुछ और आकृति लेते हैं। ये हमारे पास त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसके जाल को मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से ये जाल है इसका,
आप खुद भी ट्राई करिए। त्रिभुजाकार पिरामिड, इसका जो आधार है वो आधार त्रिभुज के आकार का। फलक तो होंगे, जो 500 फलक हैं, बराबर के जो फलक हैं वो तो रहेंगे ही त्रिभुज के आकार के। पिरामिड में और प्रिज्म में जो अंतर है वो यही अंतर है कि इसके 500 फलक जो हैं वो त्रिभुज के आकार के रहेंगे और प्रिज्म के 500 फलक आयत के आकार के रहेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फलक। तो फलक हमारे पास एक तो ये हो गया और 3 इसके ये बराबर वाले, तो ये कितने हो गए? 4। शीर्ष कितने हैं? एक शीर्ष तो ये हो गया जिस पर ये तीनों त्रिभुज आकर मिल गए, और 1 2 3 ये हो गए, 3 और 1 4। अब हमारे पास आए किनारे। तो किनारे कितने हैं? किनारे 1 2 और 3 तो ये किनारे हो गए, और 1 2 और 3 ये किनारे, 3 और 3 कुल किनारे हुए 6। अब हम एक दूसरा प्रिज्म लेते हैं जिसका आधार एक वर्ग है, वर्गाकार आधार वाला पिरामिड। अब इस वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में हम देखें सबसे पहले फलक कितने हैं? 1 और 4। ये बिल्कुल अलग अलग जाल में आप देख सकते हैं, एक बीच का ये आधार हो गया और ये बराबर। 4 और 1 कितने हो गए? 5। अब इसके शीर्ष देखते हैं। शीर्ष एक किनारा तो ये शीर्ष एक तो ये हो गया जहाँ पर सारे किनारे आपस में ऊपर में चोटी पे जाके मिल जाते हैं। उसके अलावा 1 2 3 4, ये 4 नोक यहाँ होगी, 4 और 1 5। अब हम किनारे देखते हैं। किनारे 1 2 3 4 किनारे ये हो गए और 4 ही किनारे आपके यहाँ इसमें बनेंगे। तो 4 और 4 कुल किनारे हो गए 8। यहाँ आप एक नियम, एक पैटर्न आप इसमें पाते हैं। आप पैटर्न क्या पाते हैं कि यदि फलक और वर्टेक्स को जोड़ दें हम और उसमें से इन किनारों को घटा दें तो हमेशा हमें जो मिलेगा वो आएगा 2। 8 और 6 14 में से 12 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 5 और 5 10 में से 8 गया 2। इस नियम को इजाद करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एक गणितज्ञ हैं रहे जिनका नाम आयलर। इसको हम आयलर गणितज्ञ के नाम पर आयलर सूत्र कहेंगे। और आयलर सूत्र में क्या होगा? F + V - A = 2। यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी बहुफलक के इन तीनों में से कोई 2 मान दिए हुए हों तो हम तीसरे मान को ज्ञात कर सकते हैं। आप पुस्तक पढ़िए, आप रियल लाइफ से अलग अलग बहुफलकों को लीजिए और उस पर ये ट्रायल कीजिए। आप पाएंगे कि ये सूत्र हर जगह आपको फिट बैठेगा। अब आप पुस्तक से पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी पर हल करें।